नमस्कार मित्रों, एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ साथियों। जोधपुर राजस्थान से आप हमारे चैनल पर लगातार अध्ययन कर रहे होंगे और लगातार क्लासें आपको मिल रही होगी। साथियों, अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक एंड शेयर करना तो आपका काम ही है, फिर आपकी मर्जी है। आइएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी की हमारी क्लास से अगली जो क्लास आ रही है वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश व देशांतर पर बातचीत करेंगे। देखिएगा साथियों, ज्योग्राफी पर लगातार आपको क्लासें मिल रही है। अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें साथियों। आइएगा बात करें अपन अक्षांश और देशांतर पर। अक्षांश और देशांतर होता क्या है? सामान्य रूप में आप समझिए दोस्तों, पृथ्वी, यह जो पृथ्वी है, यह इस पृथ्वी को बीचों बीच से बांटने वाली जो लाइन है उसको अक्षांश रेखा 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी को बीचों बीच से जो बीचों बीच से जो खींची जाने वाली लाइन है उसको 0 डिग्री कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। अक्षांश क्या होता है साथियों, समझिएगा। पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण की तरफ किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति जो होती है उसको अक्षांश कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी के केंद्र या भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति जो होती है वो अक्षांश है। उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, जैसे मान लो ये पृथ्वी का केंद्र है, इस स्थान की ये कोणीय स्थिति मान लो हो गई 23 डिग्री, तो ये क्या है दोस्तों, 23 डिग्री अक्षांश है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलता है दोस्तों, ये कोणीय स्थिति जो होती है, देखिएगा, कोई भी जो गोल वस्तु होती है वो 360 डिग्री की होती है। 360 डिग्री की होती है कोई भी, तो संपूर्ण पृथ्वी जो आकृति जो है वो कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री होगा। अब दोस्तों 360 डिग्री, यह जो 0 डिग्री है संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण वाला भाग क्या रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध। एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश होगा उनको कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश। तो इस उत्तरी गोलार्ध में जो भी देश होंगे उनकी जो अक्षांशीय स्थिति होगी उनको उत्तरी अक्षांश बोला जाएगा। मैं आगे बात करूंगा। और दक्षिणी गोलार्ध में जो होगा उनको दक्षिणी अक्षांश बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो संपूर्ण 360 डिग्री है दोस्तों, तो यह जो अर्ध गोला हुआ वो कितने का हुआ, 180 डिग्री। अब दोस्तों कोई भी जो अर्ध गोलाकार कटा हुआ भाग होता है उसकी अंतिम छोर जो होता है उस स्थान से अपन इसको 2 भागों में तोड़े, मान लो ये अंतिम छोर यहां पर होगा, उस स्थान को अपन 1/4 आधा करें तो 90 डिग्री आएगा, क्योंकि 180 का आधा कितना होता है, 90 डिग्री। तो संपूर्ण पृथ्वी के जो 4 हिस्से करें 360 के, तो 90 डिग्री निकल कर आएगा। क्योंकि इससे नीचे जब अपन वापस जाएंगे तो दोस्तों कोणीय स्थिति जो है उच्चतम से नीचे की ओर आने लग जाएगी, इसलिए अंतिम बिंदु को ही अपन ध्रुव माना है। तो 90 डिग्री जो होता है उसको ध्रुव माना जाएगा। तो ध्यान से सुनिए साथियों, वापस आपके सामने रख रहा हूं। भूमध्य, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की उत्तर व दक्षिण की तरफ कोणीय स्थिति जो होती है वो अक्षांश कहलाती है। और दोस्तों कुल अक्षांश जो होते हैं वो 180 होते हैं। ध्यान रखना, कुल अक्षांश 180 ही होते हैं। ध्यान से सुनना, मैं क्या बात बोल रहा हूं, अक्षांश रेखाओं की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको पूछ रहे अक्षांश कितने हैं, भूमध्य रेखा इसमें इंक्लूड नहीं होगी दोस्तों। अगर अक्षांश की बात करें तो ये 0 है, उत्तर की ओर 90 और दक्षिण की तरफ 90। टोटल दोस्तों लैटिट्यूड जो है 180 ही होंगे। लेकिन अगर आपको भूमध्य रेखा सहित कुल पूछ ले तो 181 होंगे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यह केंद्र से प्रत्येक 1-1 डिग्री पर 90 तक जो है अक्षांश खींची जाएगी। 1 2 3 इस प्रकार 90 तक कुल अक्षांश रेखाएं खींची जाएगी। तो 90 उत्तर की ओर और 90 दक्षिण की ओर, कुल मिलाकर 180 प्लस 1 0 डिग्री 181 होगी। अब देखिएगा, यह जो रेखाएं होती है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार खींची जाती है। तो 1 डिग्री भी इधर की ओर, 2 डिग्री, इस प्रकार 90 हुए। तो समान अक्षांशों को मिलाने वाली
जो रेखा होती है उनको अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। इन दो यह जो अक्षांश रेखाएं होती है दोस्तों, यह भूमध्य रेखा के समानांतर होती है, भूमध्य रेखा के समानांतर आड़ी होती है दोस्तों, समान अंतर पर, इसलिए अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखा भी कहते हैं। दूसरी बात, यह दोस्तों लेटी हुई है, ऐसी आड़ी लेटी हुई है, इसीलिए इनको लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तीसरी बात, अब देखिए दोस्तों, अक्षांश रेखाएं जो है मानचित्र दोस्तों पर अगर अपन सामान्य रूप में बात करें तो मानचित्र पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। पृथ्वी की जो पूर्ण रूप से शुद्ध आकृति जो होती है वो ग्लोब होती है, ध्यान रखेगा। और यह जो अक्षांश व देशांतर रेखा है यह पृथ्वी की प्रतिकृति ग्लोब पर मानी गई कल्पित रेखाएं हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए साथियों, क्योंकि पृथ्वी की जो संपूर्ण आकृति है उस पर अपन किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, किसी भी स्थान को किस प्रकार अपन उसकी जानकारी प्राप्त करें, उसके लिए इन रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। तो किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने के लिए अक्षांश रेखाओं की सहायता ली जाती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें तो अक्षांश रेखाएं जो होती है ग्लोब पर तो दोस्तों 179 होगी, क्योंकि ग्लोब पर साथियों यह जो ध्रुव होता है, पृथ्वी इस प्रकार झुकी हुई है तो यह 90 डिग्री जो है दोस्तों ध्रुव माने जाते हैं। यह ध्रुव जो है एक बिंदु के रूप में माने जाएंगे, इसलिए ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 मानी जाएगी। लेकिन ग्लोब तो दोस्तों गोल होता है, आपने देखा होगा, लेकिन मानचित्र जो होता है दोस्तों वो पूर्ण रूप से ये कागज के समान होता है, तो उस पर जो है ये लाइनें दोस्तों इस प्रकार खींची जाती है। इसलिए ग्लोब पर कुल दोस्तों जो लाइनें होगी वो 179 होगी, क्योंकि ये 90-90 दोनों नहीं गिना जाएगा। लेकिन मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होगी, क्योंकि 90 + 90 180 + 1 जो है 0 डिग्री, यानी कुल जो है 181 रेखाएं होगी। कंसेप्ट क्लियर? आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए इन अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या होती है उनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अक्षांश रेखाएं, पहली विशेषता, पृथ्वी के मध्य में खींची गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 समान बराबर भागों में विभाजित करती है, और यह पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, इसलिए इसको महान वर्त या ग्रेट सर्कल के नाम से जाना जाता है। इसे ही अपन विषुवत रेखा, इसे ही भूमध्य रेखा, इसे ही 0 डिग्री, इसे ही अपन इक्वेटर लाइन के नाम से जाना जाता है। इस रेखा के नाम पर दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का एक देश है इक्वेडोर, जो इस रेखा के नाम पर ही बसा हुआ है, जिसकी राजधानी है क्विटो, सर्वोच्च उच्च राजधानी मानी जाती है, ध्यान रखना, क्विटो। चलिए हम बात करें दूसरी विशेषता, अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है दोस्तों वो जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो घटती जाएगी। वो कैसे? देखिए यह सबसे बड़ी है दोस्तों, और यहां पर देखो आते आते ये छोटी हो जाती है। यहां पर अक्षांश ये 1 डिग्री के अंतराल पर होगी दोस्तों, टोटल 90। तो ध्यान रखना, विषुवत रेखा से यानी 0 डिग्री, यह दोस्तों निम्न अक्षांश है। देखो 0 है, 1 है, यह निम्न है, कम है, और आगे बढ़ जाएंगे तो उच्च होंगे। जिस प्रकार ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो अक्षांश उच्च माने जाएंगे, और 0 डिग्री पर निम्न अक्षांश होंगे। तो 0 डिग्री से अपन निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर, दोस्तों सवाल ऐसा ही बनता है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती जाती है। तो बिल्कुल देखिए साथियों, घटती जाती है, लंबाई घट रही है। लेकिन अगर आपको उल्टा पूछ ले कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ती जाती है, तो बिल्कुल सही होगा, देखो बढ़ रही है। कंसेप्ट क्लियर रखना है अपना। दूसरी बात दोस्तों, सामान्य रूप में इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है, वो स्थिर होती है, और वो होती है 111.13 किलोमीटर। यह औसत आपको याद रखना है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। लेकिन अपने को बहुत डीपली में पूछ लिया जाए दोस्तों, तो आप ध्यान रखें, विषुवत रेखा पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी थोड़ी कम होती है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में दोस्तों पृथ्वी चपटी है, उस पर बल लगा हुआ होने के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में थोड़ा अंतर मिलता है। अगर
आपको बहुत गहराई में पूछ लिया जाए तो दोस्तों ध्यान रखना, ध्रुवों पर होती है 111.7 किलोमीटर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, और विषुवत रेखा पर होती है 110.6 किलोमीटर। लेकिन आपको सामान्य रूप में पूछ ले कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.13 किलोमीटर होती है। अगला सवाल, अक्षांश रेखा जो होती है दोस्तों आपस में एक पूर्ण वर्त होती है, प्रत्येक अक्षांश रेखा एक पूर्ण वर्त होती है। यह जो अक्षांश रेखा दोस्तों पृथ्वी गोल है तो उसके पीछे से घूमकर एक पूर्ण वर्त बनाती है। ये ऐसे ही लाइनें दी जाती है प्रश्न में, आपको ध्यान रखना, प्रत्येक अक्षांश रेखा एक पूर्ण वर्त बनाती है साथियों। ठीक, अगली बात अपन बात करें, अक्षांश रेखाओं के जो ये बीच का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, इसको कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध, अंग्रेजी में कहते हैं जोन। ध्यान रखना साथियों, अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं। समान अंतर पर होने के कारण अक्षांश रेखाओं को समानांतर के नाम से जानता है। आड़ी पड़ी हुई, लेटी हुई होने के कारण इसको लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों आपको? आगे देखते हैं, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से अपन किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से अपन जलवायु या तापमान का निर्धारण करते हैं। वो कैसे करेंगे अभी देखें। तो जैसे साथियों अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कटिबंध कहते हैं, और उसके आगे जो उष्ण उपोष्ण लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे अपन। देखिए, जलवायु का निर्धारण जो होता है वो उष्ण ये जो अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही होता है। देखिएगा, यह दोस्तों जो संपूर्ण पृथ्वी है यह 0 डिग्री, ध्यान रखेगा, पृथ्वी दोस्तों 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पूर्ण रूप से जो पृथ्वी है सीधी नहीं है, इसलिए दोस्तों सूर्य की जो किरण है वो ध्यान रखना 23.5 डिग्री पर ही 23.5 डिग्री पर ही लंबवत पहुंचती है। 23.5 डिग्री पर ही लंबवत पहुंचती है, इसीलिए 23.5 डिग्री को एक स्पेसिफिक अक्षांश रेखा का नाम दे दिया गया 23.5 डिग्री को। दोस्तों ये 23.5 डिग्री को ही क्यों दिया गया? इसलिए माना गया क्योंकि 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, तो सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है वो 23.5 डिग्री अक्षांश तक ही पहुंचता है। यहां पर भी आपको एग्जामिनर गलती करवा सकता है दोस्तों। 23.5 डिग्री ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 डिग्री में ज्योग्राफिकल भाषा में 60 मिनट होते हैं, तो दोस्तों आधे डिग्री में 30 मिनट होगा, तो आपको इस प्रकार भी लिखा हुआ मिल सकता है। इस प्रकार ध्यान रखना, 23-30 आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो उस समय साथियों उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन होता है जो मैंने आपको कल बताया था, और उस समय ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति हो रही है। ध्यान रखना, इस विषुवत रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी वाला भाग होगा दक्षिणी गोलार्ध। तो इस समय कर्क संक्रांति चल रही होती है, इसलिए इस लाइन का नाम रख दिया गया कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य लंबवत चमकता है उस समय 22 दिसंबर होता है साथियों, और उस समय मकर संक्रांति चल रही होती है, इसलिए इस रेखा का नाम रख दिया गया मकर रेखा। अंग्रेजी का नाम आप जरूर याद रखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं मकर रेखा को। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब देखिए दोस्तों, इन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है वहां पर सूर्य का प्रकाश हमेशा लंबवत चमकता है, सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश रहता है, इसलिए दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा तापमान होता है। और सबसे ज्यादा तापमान होने के कारण प्रतिदिन यहां पर दोस्तों जहां पर तापमान सबसे ज्यादा होगा वहां पर न्यून वायुदाब की स्थिति बनेगी, और न्यून वायुदाब की स्थिति के कारण हवाएं हल्की होकर ऊपर उड़ जाएगी और साथियों वर्षा करेगी। ध्यान रखना, यहां पर प्रतिदिन संवहनीय वर्षा होती है, कपासी वर्षी बादलों के द्वारा प्रतिदिन बरसात होती है दोस्तों। इधर तो भयंकर गर्मी और इधर साथियों प्रतिदिन बरसात होने के कारण यहां पर सबसे ज्यादा जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती है, यानी जैव विविधता सबसे ज्यादा जो है इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? 23.5 से 23.5 यानी कर्क व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में। इसे कहते हैं दोस्तों विषुवत रेखीय क्षेत्र यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आप सामान्य रूप में ध्यान रखें, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र कहेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा,
कहीं पर भी इन दो रेखाओं के बीच में कोई भी देश आपको कोई भी स्थान मिले वो उष्ण कटिबंध में आएगा। इसलिए आप देखते होंगे दोस्तों, जिस प्रकार मैं बात करूं राजस्थान के दो जिले उष्ण कटिबंध में, वो कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उन्हीं स्थानों से गुजरती है। ये इस रेखा का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, कर्क रेखा से दक्षिण वाला क्षेत्र, वो उष्ण कटिबंध जोन में ही आता है। इसलिए आप इस पर ध्यान रखिएगा। दूसरी जो बात है दोस्तों, अब देखिएगा 23.5 से लेकर के 23.5 से लेकर के दोस्तों 30, आप जलवायु का दोस्तों निर्धारण इसी आधार पर होता है, ध्यान रखिएगा। 23.5 से लेकर के 30 डिग्री जो होता है उसको अपन कहेंगे 23.5 से 30। दोस्तों ध्यान रखना, इस क्षेत्र को आप अब कट कर दीजिएगा। 23.5 से लेकर के 30 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है उसे अपन कहते हैं साथियों उपोष्ण कटिबंध। ध्यान रखना, इस क्षेत्र को अपन उपोष्ण कटिबंध की संज्ञा देंगे। उपोष्ण कटिबंध, ध्यान रखना, उपोष्ण कटिबंध की संज्ञा देंगे। यानी जो क्षेत्र 23.5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच वाला होगा उसको उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहेंगे। और कटिबंध का मतलब क्या हुआ? दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। समझ में आ गई होगी बात? तो हमारे आपको पूछे दोस्तों राजस्थान की जलवायु कौन सी है, तो आपको आंख बंद करके उत्तर देना है उपोष्ण कटिबंध जलवायु। वो कैसे? साथियों राजस्थान का जो लैटिट्यूड, ध्यान रखना, जलवायु का निर्धारण केवल अक्षांश रेखाओं पर होता है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। 30 डिग्री 12 मिनट। अब आप समझिएगा, क्या मैं बता रहा हूं 23 से 30 के बीच में राजस्थान आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ध्यान रखना, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 से लेकर के 30 डिग्री के बीच का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखिएगा 30 डिग्री से लेकर के साथियों, आपको ये बिठा रहा हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। 30 डिग्री से लेकर के 67.5 डिग्री, 30 डिग्री से लेकर के 67.5 डिग्री, इस 67.5 डिग्री को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं आर्कटिक वर्त और दक्षिणी गोलार्ध में कहते हैं अंटार्कटिक वर्त। अंटार्कटिक वर्त कहते हैं। ध्यान रखना, अंटार्कटिक वर्त कहते हैं। यह दोस्तों वर्त का मतलब वो सर्कल, यानी यह अक्षांश पूर्ण रूप से एक वर्त बनाती है, इसलिए इसको अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, 30 से लेकर के 67.5 तक का जो ये क्षेत्र है इसको अपन शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाएगा। कौन सा नाम होगा? केवल कौन सा? 30 से लेकर 67.5 के बीच का क्षेत्र उत्तरी अक्षांश में और 30 डिग्री से लेकर ही 67.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र जो है यह कहलाएगा दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कर? शीतोष्ण कटिबंध, जिसे अपन टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है साथियों। आवाज पर ज्यादा ध्यान दे साथियों, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाएगा। कौन सा? 30 से लेकर के 67.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र। तो आपको दोस्तों समझ में आ जाना चाहिए कि भारत का जो दोस्तों हमारा ऊपर वाला क्षेत्र है वो ध्यान रखना उपोष्ण कटिबंध से भी ऊपर तक जा रहा है। जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो 37 डिग्री 6 मिनट पर आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार जो अन्य देश है जैसे अमेरिका का नीचे वाला इलाका वगैरह जो है यह शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है साथियों, यह अक्षांशीय विस्तार जो रखेंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। और 67.5 से 90 डिग्री उत्तरी और 67.5 से 90 डिग्री दक्षिणी, 67.5 डिग्री बोल रहा हूं साथियों, यह 90 डिग्री तक, 67.5 से यह 90 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी जो है वो शीत कटिबंध में आएगा। वो शीत कटिबंध में आएगा, ध्यान रखना। उष्ण कटिबंध में कभी भी शीत ऋतु नहीं होती है। लगभग दिन रात जो है दोस्तों बराबर ही होते हैं। कभी दिन बड़ा हो सकता है, कभी रात बड़ी, लेकिन अवधि 12-12 घंटे की होती है। लेकिन जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे दिन की अवधि और रात की अवधि बढ़ती जाएगी। ध्रुवों पर दोस्तों हमेशा 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। जिस समय दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है यह किस कारण से बढ़ रहा है दोस्तों? पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसलिए साथियों मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं आप छोटा वीडियो बनाइए। साथियों मैं पूरी कोशिश करता हूं छोटा वीडियो बनाने के बावजूद मैं यह सोचता हूं मेरे छोटे भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करवा सकूं, इसलिए वीडियो छोटा करने के बावजूद भी बड़ा बन जाता है। लेकिन आप विश्वास रखिए, एक बार हमारे साथ
साथ जुड़ने के बाद में आपको दूसरी जगह ताकाजाकी ना करनी पड़ेगी साथियों। अगर कोई टॉपिक छूट जाएगा मैं अलग महत्वपूर्ण शब्दावली के रूप में आपके सामने पेश कर दूंगा, आप निश्चित रहिए। जैसे कल पृथ्वी की परिधि छूट गई थी तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर 075 किलोमीटर, और अगर आपको ध्रुवीय परिधि पूछ ले तो 40,008 किलोमीटर, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों के बीच में अंतर है 67 किलोमीटर का। इसलिए अगर कोई भी टॉपिक छूट जाएगा तो मैं आपके सामने वापस उसको किसी न किसी माध्यम से पेश कर दूंगा। ध्यान रखिए, जैसे मैंने कल बताया था, चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है साथियों, शांति का समुद्र। क्यों कहते हैं उसको शांति का समुद्र? क्योंकि सन 1969 में जब चंद्रमा पर पहली बार मानव गया था, यूरी गागरिन और एल्ड्रिन जब गए थे तो उन्होंने जो प्रथम कदम रखा उस क्षेत्र को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहते हैं। आप निश्चित रहिए, मुझे सब पता है कि कौन सी जानकारी भाई बहनों को प्रोवाइड करवानी है, आपके सामने हर दम रखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या बोल रहा था, हमारी पृथ्वी जो है वो दोस्तों 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यह जो सूर्य है ना साथियों, यह ध्यान रखिएगा, जिस समय पृथ्वी दोस्तों सूर्य उत्तरायण की ओर होता है तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी जाती है। इसलिए इस क्षेत्र पर 6 महीने तक प्रकाश रेगुलर पहुंचता है उत्तरायण के समय, और यहां पर दोस्तों प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। इसलिए 6 महीने का दिन, यहां पर 6 माह तक लगातार दिन और यहां पर 6 माह तक लगातार रात रहेगी। वही जब सूर्य दक्षिणायन में हो जाएगा तो वही उल्टी स्थिति उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी। सामान्य रूप में आप इतना याद रखें कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होने के कारण विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दिन और रात की अवधि बढ़ती रहेगी। और हमारे यहां पर जो दिन सबसे बड़ा होता है वो 21 जून को और रात सबसे बड़ी होती है 22 दिसंबर को। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा साथियों, यह है हमारा लैटिट्यूड। अब दोस्तों आपको याद रखना है, देशांतर के बारे में बात करें, ध्यान रखना, देशांतर क्या होता है? देशांतर अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। यह दोस्तों पृथ्वी जिस प्रकार, ध्यान रखना, पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम की ओर बीचों बीच में खींची जाने वाली लाइन है 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर जो दोस्तों बीचों बीच में खींची जाने वाली लाइन है वो है 0 डिग्री देशांतर। दोस्तों इस ध्यान रखना, हमेशा आप याद रखें, खड़ी लाइनें होती है वो होती है देशांतर, आड़ी लाइनें होती है हॉरिजॉन्टल में, उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। यह वर्टिकल में साथियों ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री देशांतर जो है इसको क्या नाम दिया जाएगा? खड़ी लाइनों को जिस प्रकार दोस्तों आड़ी लाइनों को समानांतर कहते हैं, इसी प्रकार खड़ी लाइनों को याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? याम्योत्तर के नाम से। अब देखिए 0 डिग्री जो है दोस्तों, इसको आप प्रदान मध्याह्न रेखा के नाम से जानेंगे। प्रदान मध्याह्न रेखा कह सकते हैं या प्रदान याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा यहां पर दोस्तों ध्रुव है, आपको समझ रहे, क्योंकि पृथ्वी गोल है, कंसेप्ट किधर होती है, पृथ्वी गोल है, ध्यान रखना, पृथ्वी गोल है, इसलिए आप ध्यान रखना ये पृथ्वी जो है गोल है, इसलिए पृथ्वी खड़ी है। आप ऐसा समझना, मैं यहां पर ग्लोब रख रहा हूं, आप इस प्रकार समझिएगा। मान लीजिए ध्रुव यहां पर है, आप ऐसा समझिएगा, पृथ्वी गोल है। साथियों मैं आपको बताऊं, ध्यान रखिएगा, ये मान लो पृथ्वी है तो इसके सामने ये जो रेखाएं खींच जाएगी तुरंत उसके विपरीत भी खींची जाएगी, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। साथियों देखिए, ये मान लो पृथ्वी है तो आपके सामने जो ये रेखाएं खींचेगी तुरंत उसके पीछे भी तो खींच जाएगी, क्योंकि पृथ्वी जो है गोल है। देशांतर रेखा जो होती है दोस्तों वो एक अर्धवर्त होती है, आधा वर्त। जब पीछे वाली देशांतर को मिलाएंगे तो पूर्ण गोल वर्त बनेगी, जबकि अक्षांश रेखा जो है इस प्रकार पूर्ण रूप से एक वर्त होती है। ध्यान रखना आप, तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहां पर हम क्या है, ध्रुव है और अक्षांश रेखा ये 0 डिग्री है जी। अब देखो देशांतर होता क्या है, पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर से पूर्व और पश्चिम की तरफ कोणीय स्थिति जो होती है वो कहलाती है हमारा देशांतर या याम्योत्तर। जिस प्रकार विषुवत रेखा या पृथ्वी के केंद्र से उत्तर व दक्षिण की तरफ कोणीय स्थिति अक्षांश, इसी प्रकार प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व व पश्चिम की तरफ कोणीय स्थिति जो होती है उसे अपन कहेंगे साथियों देशांतर। जैसे देखिएगा यह 1 डिग्री 2 डिग्री
3 डिग्री। इस प्रकार साथियों कुल मिलाकर के संपूर्ण गोला जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360 देशांतर रेखाएं होगी, 360। अब इसका वर्गीकरण किस प्रकार देखिए, एक दोस्तों 0 डिग्री, 0 डिग्री, और ये दोनों और पूर्व पश्चिम, क्योंकि इस 0 डिग्री के जस्ट विपरीत में जो होती है दोस्तों वो होती है 180 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा पूर्वी और पश्चिमी एक ही होती है। यानी मैं बोलूं पूर्वी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो ही पश्चिमी देशांतर होगा, दोनों एक ही होगा। और इस 0 डिग्री के एक और 179 तक होगा पश्चिमी देशांतर और एक और होगा 179 तक पूर्वी देशांतर। यानी देखो 0 डिग्री के पूर्वी वाला भाग हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी वाला भाग होगा पश्चिमी गोलार्ध। इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी पर कुल कितने गोलार्ध हुए? 4, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब मैं आपको एक अभी कंसेप्ट समझाऊंगा, आप ध्यान रखिएगा। हमारी पृथ्वी पर कुल दोस्तों 360 देशांतर रेखाएं हैं, जिनमें 179 पश्चिमी देशांतर, 179 पूर्वी देशांतर, और दोस्तों टोटल कितनी हुई? 358, एक 0 डिग्री और 180 डिग्री, कुल हो गई 360। यह देशांतर रेखाएं हुई। चलिए अब देशांतर रेखाओं की विशेषताएं समझते हैं साथियों। देखिए यह ध्रुव है और यहां पर भी क्या है? ध्रुव है। याद रखिएगा साथियों, यहां पर ध्रुव है, माना कि यहां पर भूमध्य रेखा है। एक आपको समझने की कोशिश करनी है साथियों, ध्रुवों से आप समझिएगा इस प्रकार देखिएगा। देखिए यह जो है ध्रुव है, यह भी ध्रुव है। अब दोस्तों यह है भूमध्य रेखा। तो ध्रुवों पर हमें देशांतर रेखाएं जो होती है दोस्तों इस प्रकार खींची जाती है, ध्यान रखना, इस प्रकार। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं साथियों कि देशांतर रेखाएं जो होती है उनके बीच की दूरी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाती है तो बढ़ती है, ध्रुवों पर देशांतर रेखाएं जो होती है शून्य हो जाती है। यानी सभी देशांतर रेखाएं आकर ध्रुवों पर मिल जाती है। पहली विशेषता यह है। दूसरी बात, सभी देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो समान होती है साथियों। सभी देशांतर की लंबाई बराबर होगी। पूरी देशांतर रेखा इस ध्रुव से निकलकर इस ध्रुव तो आएगी, तो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई जो होती है वो समान होती है। तीसरी विशेषता, देशांतर रेखाओं में विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी होती है। आप ध्यान रखिए, यहां से निकलेगी तो यहां पर जो दूरी होगी दोस्तों यह सबसे ज्यादा होगी। यहां यानी विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी होती है और वो होती है 111.32 किलोमीटर। आप इसको समझने का प्रयास करें। यह जो होती है दोस्तों 0 डिग्री है, इसके जस्ट उल्टी जो होती है वो 180 डिग्री होती है। समझ में आ गई होगी आपको बात। अब देखिए दोस्तों, इस देशांतर रेखाओं का, दो देशांतर रेखाएं मिलकर के एक पूर्ण वर्त बनाती है, क्योंकि दोस्तों एक देशांतर रेखा अर्धवर्त होती है। ध्यान रखिएगा। अब देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है? देखिए देशांतर रेखाओं के माध्यम से अपन जो है साथियों समय की गणना करते हैं। किस प्रकार करेंगे समय की गणना? देखिए संपूर्ण पृथ्वी जो ये होती है 360 डिग्री की है और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे सामान्य रूप में। कल मैंने आपको बताया था परिभ्रमण गति जो होती है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड जो होती है। तो ध्यान रखना 24 घंटे आप मान लेते हैं। अब देखिए 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितनी घूमेगी साथियों? 24 में जब 360 का भाग देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री आ जाएगा। यानी एक घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूम जाती है। आप मुझे बताइए एक घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट। और 60 मिनट को पार करने में दोस्तों 15 डिग्री को पार करने में 60 मिनट का समय लगता है। तो एक डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? 15 चौके 60, 4 मिनट लगेगा। यानी जो टोटल 360 देशांतर रेखा है साथियों, एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को 24
समय जोन में बांटा गया है साथियों। आपको पूछा जा सकता है अक्षांश रेखाओं का काम है किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना, और दोस्तों देशांतर रेखाओं का काम है समय का निर्धारण करना। ध्यान रखिएगा। अब अपन समय कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए समय दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है स्थानिक समय, स्थानीय समय या स्थानिक समय कह सकते हैं। एक होता है प्रामाणिक समय। देखिएगा प्रामाणिक समय, समझिएगा इस चीज को। स्थानिक समय होता है दोस्तों वो समय जो सूर्य की सापेक्ष स्थिति से निर्धारित किया जाता है, वो होता है स्थानीय समय। जैसे दोस्तों कैसे पता चलेगा, सूर्य की स्थिति से हमारी परछाई से पता चल सकता है कि कौन सा क्या समय हुआ है। जैसे कोई भी देशांतर रेखा के सूर्य जब सापेक्ष उच्चतम स्थिति पर यानी मध्याह्न पर स्थित होता है तो उस समय दोपहर की 12 बजे होगी। ध्यान रखना, यह जो देशांतर रेखा है ना, इस पर जब सूर्य सापेक्ष एकदम होगा तो दोपहर की 12 बजे जाएगा यानी मध्याह्न माना जाएगा। अब वो कैसे पता चलेगा, वो हमारी परछाई से, यानी सूर्य जब हमारे सिर के ऊपर होता है तो हमारी परछाई हमारे पैरों के अंदर होगी और बहुत छोटी होगी, जबकि सुबह और शाम के समय दोस्तों परछाई जो होती है सबसे लंबी होती है, क्योंकि उस समय सूर्य क्षितिज पर होता है। दूसरी बात आपको लगे हाथों यह भी बता दूं साथियों, परछाई जो होती है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है तो हमारी परछाई पूर्व दिशा में बनेगी, और सुबह के समय सूर्य पूर्व में होता है तो परछाई जो है पश्चिम दिशा में बनेगी। कंसेप्ट क्लियर? तो 4 मिनट 1 डिग्री को पार करने में समय लगेगा। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो हम समय कैसे पता करेंगे, तो समय निकालने के लिए आप, और प्रामाणिक समय क्या होता है दोस्तों, देखिए यह जो 0 डिग्री जो होती है इसको मानक समय रेखा माना गया। 0 डिग्री देशांतर जो है यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच समय रेखा माना जाता है दोस्तों। अंग्रेजी में जीएमटी कहते हैं, जीएमटी ध्यान रखना, यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, ध्यान रखना जीएमटी लाइन कहते हैं। इस रेखा पर समय को माना गया दोस्तों, इस रेखा से समय का निर्धारण होता है। अब इस रेखा के अपन जो इस रेखा से ही समय का निर्धारण करेंगे तो आपको समय कैसे निकाला जाता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। और जो दोस्तों देशांतर से जो समय निकाला जाता है उसे अपन मानक समय रेखा के नाम से जाना जाएगा। जैसे भारत की जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह 82.5 डिग्री क्यों आया, पूर्वी क्यों आया देशांतर के, इसके बारे में आगे बात करूंगा आपके सामने, आप विश्वास रखिएगा। देखिए 0 डिग्री देशांतर, अब आपको समय निर्धारण कैसे करें दोस्तों, पहली बात 0 डिग्री देशांतर से ही अपन समय का निर्धारण करते हैं। इस देशांतर रेखा से पूर्व की ओर 179 देशांतर लाइन और पश्चिम की ओर भी 179 देशांतर लाइन है। नंबर 2, जिस स्थान से आपको दोस्तों समय पूछा जाए और जिस स्थान का पूछा जाए उन दोनों स्थानों के बीच का देशांतरीय अंतराल आपको सबसे पहले निकालना होगा। तीसरी बात, 0 डिग्री से पूर्व की ओर समय जो दोस्तों है वो हमेशा 4 मिनट प्रति देशांतर के हिसाब से जुड़ेगा, और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर पूछा जाए तो दोस्तों समय हमेशा घटेगा। लेकिन एक कंडीशन याद रखें साथियों, आपको पूर्वी देशांतर पर पूछकर पूर्वी देशांतर का ही समय पूछ लिया जाए तो फिर दोस्तों वो घटेगा नहीं। किसी भी स्थान से पूर्वी वाला समय हमेशा जुड़ेगा, और पूर्वी लाइन से अगर पश्चिम की ओर समय जा रहा है तो वो घटेगा, भले ही वो पूर्वी देशांतर ही क्यों नहीं हो, फिर वहां पर जीएमटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगली बात आपसे ध्यान रखना दोस्तों, जितना देशांतर आए उस देशांतर को आपको 4 डिग्री से गुणा करके जितना समय बने उसमें समय अगर पूर्व में हो तो जोड़ना है, पश्चिम में हो तो समय घटाना है। जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं साथियों, देखिए अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है, आप सभी पढ़ते हैं, और भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है, तो देखिए समय कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं कि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 2 बज रहे हैं, ग्रीनविच पर 0 डिग्री देशांतर कितने हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो बताइए 82.5 डिग्री पर समय कितना होगा, 82.5 डिग्री पर समय कितना होगा, यह समय आपको पूछ रहा है। मैंने आपको क्या बताया
जिस स्थान से जिस स्थान के बारे में पूछा जाए उसमें आपको अंतराल निकालना है। तो 0 है यहां पर 82.82 डिग्री है, अंतराल कितना हुआ 82.82 डिग्री। कंसेप्ट क्लियर। दूसरी बात आपको पूछा जाए दोस्तों पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है हमारे भारत का, तो पूर्वी देशांतर है। और पूर्वी देशांतर होने पर समय हमेशा क्या होगा जुड़ेगा। तो दोस्तों पूर्वी देशांतर इसका मतलब समय जुड़ेगा। यहां पर दोपहर के 2 बज रहे हैं। तीसरी बात मैंने कहा था आपको देशांतर को 4 से गुणा करना है। क्यों? एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.82 डिग्री को पार करेंगे तो कितना समय लगेगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 चौक 32 328 तो ये हो गए, और 4 मिनट को 1 डिग्री में लगकर आधी डिग्री है तो 2 मिनट ये जोड़ देंगे, प्लस 2 करेंगे तो 330 हो जाएगा। अब इसको आपको घंटे में बदलना है। ये हमारे सामने मिनट आएगी साथियों। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 का डिवाइड कर दो तो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 6 पंजे से 30 और 5.5 घंटे समय हो जाएगा। यानी 5.5 घंटे आगे चल रहा है हमारा भारत। अब देखिए यहां पर 2 बजे है, दोपहर के 2 बजे, इसका मतलब समय क्या होगा दोस्तों? यहां पर 82.82 डिग्री कहां पर है? 82.82 डिग्री इलाहाबाद के पास में मिर्जापुर से हमारा मानक समय रेखा लाइन ली गई है। और मानक समय रेखा जो भारत की है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है साथियों। याद रखें ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये मिर्जापुर नैनीताल के पास से ली गई है। 5.5 घंटा आगे हुआ तो दोस्तों यहां पर 2 बजे, तो 2 और 5 7 और 7.5 यानी शाम का 7:30 हो जाएगा। शाम का 7:30 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। इस प्रकार से आपको समय निकालना है। कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों? यह तो हुई हमारी GMT समय रेखा। अब दोस्तों ध्यान रखना 0 डिग्री के जस्ट विपरीत जो है वो है 180 डिग्री। इसको दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। यह जो रेखा है साथियों, यह जो रेखा है, इस रेखा से हमारी समय को निश्चित करने के लिए तिथि रेखा के नाम से दर्जा दिया गया था। सन 1884 में हमें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन एक संगोष्ठी हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी 1884 में लंदन में। उस समय इस रेखा का निर्धारण किया गया। यह वो दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर है वो बिल्कुल सीधी है, जबकि यह 180 डिग्री देशांतर जो है यह दोस्तों 3 बार मोड़ी गई है। क्यों मोड़ा गया इस रेखा को? इसलिए मोड़ा गया कि दोस्तों सभी जो भौगोलिक क्षेत्र है उस क्षेत्र में अगर मान लो विस्तार ज्यादा है फिर भी उसमें तारीख जो हो वो एक ही रहे। जैसे मान लो रसिया जैसा देश है, बड़ा विस्तारित क्षेत्र रखता है दोस्तों, तो उसमें जो है समय जो तारीख जो है एक ही तिथि रहे। इसलिए इस रेखा को 3 बार मोड़ा गया। यह रेखा प्रशांत महासागर, चुकी सागर, बेरिंग सागर से गुजर रही है साथियों, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, देखिए एक अक्षांश रेखा पर दोस्तों मैं आपको बता रहा था 0 डिग्री जो दोस्तों ये देशांतर रेखा जो है ये कहां से गुजर रही है? ये सबसे 0 डिग्री किन देशांतर जो है किन देशों से गुजर रही है? सबसे ऊपर ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। भले ही वो अमेरिकन जमीन हो लेकिन डेनमार्क देश का अधिकार है। डेनमार्क एक यूरोपियन देश है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को भी आप याद रखें। डेनमार्क एक दोस्तों डेयरी उत्पादक देश है, इसकी राजधानी कोपेनहेगन है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, लंदन, फ्रांस, स्पेन, गाना, बुर्किना फासो, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इनसे गुजर रही है दोस्तों ये 0 डिग्री। चलिए अब इस 0 डिग्री और दोस्तों एक अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया देश भी है जिसकी राजधानी अल्जीरियस है, ध्यान रखना। अब दोस्तों ये 0 डिग्री लाइन है, इसको करक रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही पार कर रही है। मैं देशांतर पर वापस बात करूंगा, 1 मिनट लगे तो बता देता हूं दोस्तों। जानकारी देने के लिए बहुत है साथियों।
इतना अगर आपको अक्षांश देशांतर पर मैं बात करनी चाहूं तो लगातार 4 घंटे आपके सामने बोल सकते हैं, लेकिन साथियों हर जानकारी ऑनलाइन नहीं दे सकते, इतनी देर आप सुन भी नहीं सकते। ध्यान रखना तीनों रेखाएं दोस्तों करक, मकर और करक, विषुवत और ये जो मकर रेखा है अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिनसे तीनों ही रेखाएं गुजरती है। यह सवाल भी बनता है। यह जो 0 डिग्री देशांतर है इसको दोस्तों करक रेखा काटती है अल्जीरिया देश में, अल्जीरिया देश में, इसकी राजधानी है अल्जीरियस। इसको दोस्तों विषुवत रेखा जो है गिनी की खाड़ी, अटलांटिक महासागर में एक खाड़ी है दोस्तों गिनी की खाड़ी, ये वही खाड़ी है जहां पर दोस्तों हार्मेटन एक स्थानीय पवन आती है जिसको डॉक्टर पवन के नाम से आप जानते हो, हार्मेटन पवन है, वो इस खाड़ी में दोस्तों काटती है और यह साथियों दक्षिणी अटलांटिक महासागर में काटती है। इसको भी आप ध्यान रखना। यह 3 अक्षांश रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए आप थोड़ा याद रखिएगा। अब देखिए कर्क रेखा जो है साथियों ये हमारे भारत से गुजरती है, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान और नेपाल से नहीं गुजरती है, चाइना से गुजरती है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, एक बार पाकिस्तान पर सवाल बना दिया गया। कर्क रेखा हमारे भारत से 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजर रही है। अगली बात करूं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है साथियों, लेकिन भारत से कितना किलोमीटर दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। इस बात को भी आप जरा ध्यान रखिएगा। तीसरी बात जो दोस्तों मकर रेखा है वो दक्षिणी देशों से गुजर रही है, हमारे यहां पर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दक्षिणी अमेरिका से मकर और ये दोस्तों भूमध्य रेखा दोनों गुजर रही है। मैं बात यह कर रहा था, कभी कभी एग्जामिनर का फेवरेट सवाल यह बनता है साथियों कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार मकर रेखा को काटने वाली नदी, ऐसा सवाल बना लिया जाता है। तो कर्क रेखा को हमारे राजस्थान की माई नदी है वो 2 बार काट रही है। भूमध्य रेखा को अफ्रीका महाद्वीप की एक कांगो नदी है दोस्तों वो 2 बार काट रही है। कैसे काटेगी दोस्तों 2 बार? जैसे मान लो यह रेखा है, इधर से घुसकर वापस इधर वापस आ जाएगी बात, तो यह ऐसे ही होगा, या इधर से घुसकर के वापस ऐसे बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार 2 बार काटने वाली कर्क रेखा को काटती है माही नदी, विषुवत रेखा को काट रही है कांगो नदी, और दोस्तों मकर रेखा को काट रही है दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है लिम्पोपो नदी। इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी जहां पर भी होगी दोस्तों मेरा मन होगा आपको बता दिया जाएगा, आप निश्चित रहे, आप सिर्फ तैयारी करते रहे। हम बात कर रहे थे देशांतर रेखा की, ध्यान रखिएगा दोस्तों देशांतर रेखा जो है यह 0 डिग्री के विपरीत है। तो मान लो यह देशांतर रेखा है दोस्तों, जैसे मैं देखो पृथ्वी गोल है तो आपके सामने जो मैं हूं वो 0 डिग्री, जैसे ही उल्टी हो गई वो हो गई 180 डिग्री। आप बताइएगा मैं आपके सामने हूं तो पूर्व की ओर यह हाथ हुआ, तो दोस्तों जैसे ही मैं आपके पीछे मुड़ जाऊंगा तो यह हाथ पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा 0 डिग्री अगर ये होती तो पूर्वी गोलार्ध ये होता दोस्तों। पूर्वी गोलार्ध की बात करूं तो हमारा एशिया वाला देश जो है, एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, और पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका है। लेकिन दोस्तों यह देशांतर रेखा विपरीत है, इसलिए पश्चिमी गोलार्ध जो है इधर की ओर हो जाएगा। ये अमेरिका वाले जो ये महाद्वीप है दोस्तों, ये जो है ना इसे ये हो जाएगा हमारा अमेरिकन जो महाद्वीप, आप ऐसा समझ लो अमेरिकन क्षेत्र। यह इसे ही तो दोस्तों कहते हैं ना अपन पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम का नामकरण करते ही दोस्तों तुरंत हमारे ये जो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज आ जाती है। तो यह है अमेरिका, इसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध, किसके संदर्भ में? 180 डिग्री देशांतर के संदर्भ में, ठीक है। और दोस्तों यह है पूर्वी गोलार्ध जो हमारा ये एशिया वाला ये एक इलाका है, ध्यान रखना ये एशिया वाला। अब मैं बात यह कर रहा था 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्वी गोलार्ध की ओर जाएंगे तो 1 दिन बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों मैंने आपको बताया था ना 0 डिग्री से जब अपन आगे जाएंगे तो हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय जुड़ता है। तो दोस्तों टोटल कितना हुआ? 179 डिग्री हो गए ना भाई। पूर्वी दिशा को पार करके अपन उस देशांतर को पार किया। ध्यान रखना यह 0 डिग्री थी, पीछे 179 थी, 0 से लेकर अपन 179 तक पहुंचे तो 12 घंटे का समय हुआ दोस्तों। इसलिए 1 दिन जो है उसमें बढ़ा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 0 डिग्री 180 डिग्री देशांतर के पूर्वी गोलार्ध में दिशा पश्चिम हो जाएगी दोस्तों, दिशा पश्चिम होगी लेकिन गोलार्ध पूर्वी होगा, क्योंकि यह उल्टा हो जाएगा। तो आप इतना याद रखें
बस अमेरिकन क्षेत्र है पश्चिमी गोलार्ध और एशियन क्षेत्र है पूर्वी गोलार्ध, बस आप इतना याद रख लो। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व की और पूर्वी गोलार्ध में तो यानी एशियन क्षेत्र में तो एक दिन बढ़ेगा और पश्चिमी गोलार्ध में यानी कि अमेरिकन क्षेत्र में आएंगे तो एक दिन घटेगा। एग्जामिनर का फेवरेट सवाल यह बनता है कि कोई व्यक्ति भारत से शुरू हुआ सोमवार को और मंगलवार को अमेरिका पहुंचा, तो 180 डिग्री देशांतर को पार कर लिया, तो वहां पर कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों आप ऐसा मत सोचना कि सोमवार को पार में एक दिन निकल गया तो मंगलवार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो सोमवार ही होगा क्योंकि एक दिन दोस्तों घटा लिया जाएगा। और अगर मान लो इधर से यहां पर जाओगे तो एक दिन बढ़ेगा। बस यही है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और अक्षांश। लगे हाथों दोस्तों यह होता है हमारा अक्षांश और देशांतर, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता दोस्तों। और ये अक्षांश देशांतर के बारे में आपको जो ज्यादा से ज्यादा सवाल बनता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। अक्षांश देशांतर रेखाओं से दोस्तों समय का निर्धारण होता है और ध्यान रखिएगा जितना देशांतर का अंतर होगा उतने ही उस देश के मानक समय में अंतर होगा। हमारा भारत की मैं बात करूं दोस्तों, देखिए उत्तरी गोलार्ध वाले के साथ में लगेगा उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध वाले देशों के साथ में लगेगा दक्षिणी अक्षांश, जैसे एन और एस लिखा जाता है। पूर्वी गोलार्ध का देशांतर के साथ में हमेशा पूर्वी और पश्चिमी लगता है। हमारा भारत दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए पूर्वी देशांतर कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध वालों को पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ध्यान रखना यह दोस्तों 4 गोलार्ध है जो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। भारत उत्तरी अक्षांश में, भूमध्य रेखा से ऊपर वाले देशों को उत्तरी अक्षांश, तो भारत दोस्तों उत्तर में हुआ, ठीक, ये यहां पर हुआ मान लो। और देशांतर में दोस्तों भारत का पूर्वी देशांत गोलार्ध में है, तो भारत जो है कौन से गोलार्ध में, सवाल पूछ लिया जाता है, उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में है। कंसेप्ट क्लियर? दूसरी बात, भारत का अक्षांशीय विस्तार माना लिया यह भारत है तो 8 डिग्री 4 मिनट। ध्यान रखना दोस्तों मिनट, ये जो अक्षांश होते हैं उसको मिनट व सेकंड में भी दर्शाते हैं। मिनट का चिन्ह होता है 1 इन्वर्टेड कोमा और सेकंड का होता है 2 इन्वर्टेड कोमा, यह भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट है तो यह डिग्री का चिन्ह और यह मिनट का चिन्ह। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यह है उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश। और दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। दोस्तों ध्यान रखना जिस देश का क्षेत्र जो है पूर्वी और पश्चिम में बड़ा हो उसके लिए एक से ज्यादा भी समय जोन बनाया जा सकता है। भारत के लिए हालांकि एक ही समय जोन है। इन दोनों के बीच वाली जो लाइन है दोस्तों, दोनों के बीच वाला जो अक्षांश आता है वो आता है 82.5 डिग्री। इसीलिए दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा माना गया। कंसेप्ट क्लियर? भारत का समय जोन एक ही है दोस्तों। 68.7 से 97.25 दोनों के बीच में अक्षांशों का जो अंतर होता है वो लगभग 18 डिग्री और 18 मिनट का होता है लगभग दोस्तों। इसलिए साथियों ध्यान रखना, हाँ, तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना यहां पर कुल कितना अंतर हो जाएगा। 1 मिनट साथियों, 29 डिग्री, सॉरी साथियों गलत बोल दिया मैंने, 29 डिग्री 18 मिनट होता है, दिमाग से मिस हो गया, 29 डिग्री 18 मिनट होता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना 29 डिग्री 18 मिनट। अब दोस्तों 1 डिग्री को पार करने में समय लगता है 4 मिनट, 29 को पार करोगे आपको पता होगा 3 चौक 20 यानी लगभग 120 मिनट हो जाएंगे। और 120 मिनट जो होता है लगभग 2 घंटा होता है। सामान्य रूप में दोस्तों ये टोटल 116 मिनट होता है यानी लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए मध्यवर्ती को मानक समय रेखा माना गया ताकि पूर्वी और पश्चिमी दोनों में समय की घड़ियां जो है बराबर रहे। इस बात को याद रखें। तो पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर पर जो है समय का अंतर जो है वो 116 मिनट लगभग है, 2 घंटे का अंतर माना जाता है। दोस्तों सूर्योदय पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वो भी आपको बता देते हैं कैसे दोस्तों। देखिए पश्चिम से पूर्व का घूमने का मतलब क्या हुआ, देखिए यह 2 दोस्तों रेखाएं उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है। इस प्रकार दोस्तों इस प्रकार घूम रही है। अगर पूर्व से पश्चिम होता तो ऐसे आती, लेकिन ये पश्चिम से पूर्व है इसलिए ऐसे आ रही है। और आपको पता है घड़ी इस ओर जाती है, तो दोस्तों पृथ्वी जो है घड़ी की विपरीत दिशा में
घूम रही है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमने के कारण ही दोस्तों सूर्य जो है हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं, अस्त होते हुए सूर्य का देश लंदन को कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश से जब अपन दोस्तों सूर्य के सामने पहले जो देशांतर जो आता है वो जापान ही आता है, इसलिए उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों? तो यह है हमारा दोस्तों देशांतर और अक्षांश। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कोई सवाल इसमें से दोस्तों नहीं आ पाएगा, और अगर आएगा तो वो नया ही होगा। निश्चित रहे और भी कोई होगा दोस्तों तो आपके सामने प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे जो आएगा कर्क रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश, इक्वेटर लाइन पर स्थित देश है, वो मैं अलग से आपके सामने महत्वपूर्ण शब्दावली के रूप में आपके सामने वीडियो रख दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों, और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।